हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीचिंग मॉडल के बारे में जो महत्वपूर्ण 4 मॉडल्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कि मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होती है या टीचिंग मॉडल्स क्या होता है, इसका बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। और जो टीचिंग मॉडल होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनका क्या लाभ होता है, एक टीचर्स के द्वारा इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और फिर जो टीचिंग मॉडल थे उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टीचिंग के 4 मॉडल होते हैं और फिर उन्हीं 4 मॉडलों के अंतर्गत कुछ और भी मॉडल होते हैं जो अनेक विद्वानों के द्वारा समय समय पर दिए गए हैं। और इन सभी मॉडल का उपयोग करके एक अच्छे शिक्षक के द्वारा अच्छा शिक्षण कराया जाता है और बच्चों को बेहतर अधिगम कराया जाता है, उनके अंदर कौशल का विकास कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन मॉडल का उपयोग करके की जाती हैं। किसी भी काम को करने के लिए यदि हम उसका मॉडल तैयार कर लें और फिर उसके आधार पर वो काम करें तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। डायरेक्ट कोई काम करने से उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हम किसी मॉडल के आधार पर उस काम को करेंगे तो हमारे जो त्रुटि होने की संभावना रहती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो आज की क्लास में देखिए हम लोग को जो है 4 महत्वपूर्ण टीचिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें देखिए पहला है बेसिक टीचिंग मॉडल, दूसरा है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, तीसरा है देखिए मास्टरी लर्निंग मॉडल और चौथा है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इन्हीं 4 मॉडल के बारे में आज की क्लास में हम लोग को एक एक करके देखना है। चलिए आइए देखते हैं कि ये मॉडल्स किनके द्वारा दिए गए थे और इनका किसी भी शिक्षक के लिए, किसी भी शिक्षण संस्थान में बच्चों के लिए क्या महत्व है, उनको देखते हैं। देखिए आज का जो सबसे पहला टीचिंग मॉडल है वो आधारभूत शिक्षण मॉडल यानी बेसिक टीचिंग मॉडल। इसको ग्लेजर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसको ग्लेजर का आधारभूत शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है। देखिए जो रॉबर्ट ग्लेजर थे, इन्होंने 1962 ईस्वी में एक बहुत ही सरल और प्रभावी शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था जिसको आधारभूत शिक्षण मॉडल यानी बेसिक टीचिंग मॉडल के नाम से जाना। यानी इन्होंने 1962 ईस्वी में इस मॉडल को प्रस्तुत किया था और यह मॉडल बहुत ही प्रभावी है और बहुत ही बेसिक है, जो ज़्यादातर टीचर्स के द्वारा विद्यालयों में उपयोग किया जाता है। देखिए यह मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रभावी शिक्षण के लिए कुछ निर्धारित चरणों को व्यवस्थित तरीके से अपनाना चाहिए। यानी ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी शिक्षक को टीचिंग करने से पहले कुछ मूलभूत या बेसिक जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने चाहिए, और यदि उसके द्वारा इन स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है तो टीचिंग बहुत बेहतर होगी और बच्चों का अधिगम बहुत बेहतर होगा। देखिए ग्लेजर के जो टीचिंग मॉडल के बेसिक टीचिंग मॉडल की इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए पहली विशेषता है कि यह सरल और चरणबद्ध होता है। इसमें परिणाम आधारित शिक्षण कराया जाता है। इसमें देखिए फीडबैक और सुधार पर जोर दिया जाता है। किसी भी विषय या कक्षा में इसको लागू किया जा सकता है। छात्र प्रत्येक अध्याय से कुछ न कुछ सीखता है। यानी इस मॉडल के अनुसार अगर टीचिंग करी जा रही है तो स्टूडेंट को हर अध्याय से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक अनुदेशन प्रक्रिया द्वारा छात्र को प्रारंभिक व्यवहार से नवीन ज्ञान की प्राप्ति तक निर्देशित करते हैं। यानी इसमें टीचर्स के द्वारा जो बालकों का प्रारंभिक ज्ञान होता है वहाँ से टीचर निर्देशन देना शुरू करता है और उसको तब तक निर्देशन प्रदान करता है जब तक वो नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। इसमें देखिए शिक्षण के विभिन्न घटकों में प्रतिमानों द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यानी इसमें टीचिंग के जो जो कंपोनेंट हैं उसमें विभिन्न प्रकार के मॉडल के द्वारा आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, सामंजस्य बनाया जाता है। तो छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी इसमें छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही सबसे मेन उद्देश्य होता है टीचिंग करने का। अब देखिए ग्लेजर ने अपने इस मॉडल के 4 कंपोनेंट बताए थे, 4 मेन कंपोनेंट बताए थे, जिसमें देखिए इन्होंने क्या बताया था। पहला जो कंपोनेंट इन्होंने बताया था अनुदेशनात्मक उद्देश्य। यानी किसी भी मॉडल का जो मेन उद्देश्य होता है सबसे पहला वो होता है अनुदेशनात्मक यानी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। अध्यापक देखिए इस स्टेज में, इस सोपान में क्या करते हैं
कि सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, यानी पाठ्य वस्तु क्या होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि क्यों पढ़ाना है, यानी अनुदेशन का उद्देश्य, यानी क्या पढ़ाना है, किस पाठ्य वस्तु को पढ़ाना है वो डिसाइड करते हैं। क्यों पढ़ाना है, यानी किस उद्देश्य की वजह से उनको बच्चों को पढ़ाना है या उनके पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। और उसके बाद फिर किस प्रकार पढ़ाना है, यानी इसमें कौन सी शिक्षण विधियां तथा सहायक सामग्री या सहायक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। यानी इसमें शिक्षक के द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया जाता है। उसके बाद फिर देखिए इसका दूसरा जो स्टेप्स है, कंपोनेंट्स है, वो क्या है कि प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार, यानी छात्रों का रिटर्निंग व्यवहार। इसमें शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले टीचर्स के द्वारा क्या किया जाता है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा लिया जाता है, उनके बौद्धिक स्तर का पता लगा लिया, उनके अधिगम स्तर का पता लगा लिया जाता है और उसके बाद फिर टीचिंग शुरू की जाती है। इसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है कि स्टूडेंट से उसी सब्जेक्ट से, उसी कंटेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखा जाता है कि स्टूडेंट को इनके बारे में बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो देखिए छात्र के जो पूर्व व्यवहार को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, उसके लिए क्या क्या किया जाता है। तो देखिए टीचर्स के द्वारा छात्रों का मानसिक स्तर यानी बुद्धि लब्धि देखा जाता है कि उनकी बुद्धि लब्धि किस स्तर की है। छात्रों की शब्दावली का ज्ञान चेक किया जाता है कि यानी शब्दों को किस तरीके से उपयोग करते हैं, सही तरीके से बोल पा रहे हैं कि नहीं, सही सेंटेंस लिख पा रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा फिर देखिए छात्रों की अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों के आधार पर भी यहाँ किया, यानी छात्र का इंटरेस्ट क्या है और उनका एप्टीट्यूड या एटीट्यूड किस प्रकार का है, तब जाके टीचिंग की जाती है। उसके बाद फिर देखिए छात्रों का प्रेरणा लेवल भी चेक किया, यानी मोटिवेशन लेवल किस तरह का है, बच्चे क्लास में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए उत्सुक हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें पता की जाती हैं। इसके बाद फिर देखिए पाठ्य वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान को चेक किया जाता है। उसके बाद छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी देखा जाता है, यानी क्लास में जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो किस लेवल के, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर किस प्रकार का है। ये सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा क्लास में पढ़ाने से पहले की जाती हैं। और फिर छात्रों का आकांक्षा स्तर चेक किया जाता है। इतने सारे काम इस कंपोनेंट के अंतर्गत किए जाते हैं। अब देखिए तीसरा जो कंपोनेंट है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अब क्या होगा कि टीचर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो है शुरू किया जाएगा, यानी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्योर जो है शुरू किया जाएगा और इस प्रक्रिया को शिक्षण का क्रियात्मक पक्ष भी कहा जाएगा। यानी इसमें अब टीचर्स अपने जो है टीचिंग को करना प्रारंभ करेगा और क्लास में अच्छे तरीके से टीचिंग करेगा। देखिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का संबंध शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं से होता है। अब टीचर्स अपने ज्ञान का प्रयोग, अपने बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इस कंपोनेंट के तहत इस स्टेज में करेगा। देखिए इसके अंतर्गत शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण सहायक सामग्री आदि का प्रयोग किया जाएगा। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के देखिए कुछ प्रभावशाली तत्व क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा कि उद्देश्यों की रचना की जाएगी, कार्य का विश्लेषण किया जाएगा, पूर्व व्यवहार देखा जाएगा, शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया कौन सी अपनानी है ये अपनाया जाएगा और फिर लास्ट में छात्रों की निष्पत्तियों का मूल्यांकन एवं निदान तथा उपचार, यानी पढ़ाने के बाद छात्रों को चीज़ें समझ में आई कि नहीं इस चीज़ का मूल्यांकन करेगा। यदि उनकी कुछ समस्या है तो उसको पता लगाएगा और फिर उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा और दूर करेगा। ठीक है। चौथा देखिए कंपोनेंट है इनके इस बेसिक टीचिंग मॉडल का, देखिए निष्पादन मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये कब होगा कि शिक्षण प्रक्रिया के अंत में परीक्षणों या निरीक्षणों की सहायता से इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हो। यहाँ क्या था कि बीच बीच में छात्रों को जब जब अलग अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ उनके फीडबैक लिए जाएंगे, उनके मूल्यांकन को किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि पूरी क्लास के बाद में अंत में छात्रों के मूल्यांकन को करके देखा जाएगा कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। इसके लिए देखिए मूल्यांकन के विभिन्न परीक्षणों या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्रों का देखिए साक्षात्कार लिया जाता है, उनसे प्रश्नावली के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं, उनसे मौखिक, लिखित या प्रयोग परीक्षण संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। उनके द्वारा देखिए रेटिंग स्केल के आधार पर उनका परफॉर्मेंस चेक किया जा सकता है और कुछ प्रक्षेपित तकनीकें यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक भी अपनाई जा सकती हैं।
तो इस प्रकार से इस स्टेज में जो है टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है। अब देखिए इस ग्लेजर के जो बेसिक टीचिंग मॉडल है इसके क्या लाभ हैं, इनको क्यों उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए यह एक सरल और स्पष्ट संरचना होती है जिसका उपयोग करना बहुत सही होता है। इसमें देखिए शिक्षक और छात्र दोनों के लिए मार्गदर्शक होता है। यह लक्ष्य केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन को भी बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार देखिए जो ग्लेजर का आधारभूत शिक्षण मॉडल है एक प्रभावी और व्यवहारिक शिक्षण रूपरेखा है जो शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और परिणामोन्मुखी बनाता है। यह मॉडल विशेष रूप से स्कूलों में दिनचर्या शिक्षण के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यानी क्लास में बच्चों को डेली पढ़ाने के लिए डेली जो क्लासेस चलती हैं टाइम टेबल के अनुसार, रूटीन के अनुसार, उस तरह की टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप देखिए दूसरा जो मॉडल है टीचिंग का उसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये देखिए क्या होता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये देखिए एक छात्र केंद्रित शिक्षण मॉडल है जिसे रिचर्ड सचमैन ने विकसित किया। यानी यह रिचर्ड सचमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था और यह पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड यानी चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल माना जाता है। इस मॉडल का उद्देश्य छात्रों में समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक सोच, तर्क शक्ति और खोज आधारित अधिगम की क्षमता को विकसित करना है। यानी ये जो पूरी तरह से स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, यानी वो अपने तरीके से कैसे किसी चीज को ढूंढेगा, समझेगा और फिर उसको सॉल्व करेगा। यह मॉडल छात्रों को स्वयं प्रश्न पूछने, डेटा एकत्र करने और स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी टीचर्स क्लास में बच्चों को जब पढ़ा देगा उसके बाद स्टूडेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, फिर उससे संबंधित डाटा कलेक्ट करेगा और स्वतंत्र रूप से यानी पूरी तरह से फ्री होकर, इंडिपेंडेंट होकर कोई निष्कर्ष निकालेगा अपने तरीके से। इसके देखिए अब उद्देश्य क्या होते हैं इस प्रकार के जो मॉडल है उसका उपयोग। इसमें देखिए तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच का विकास करना होता है। यानी बच्चों में तार्किक और आलोचनात्मक सोच का विकास करना है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। यानी बच्चे जो कुछ भी सोचें वो पूरी तरह से साइंटिफिकली जो है सोचें। इसमें स्वतंत्र रूप से सीखने की आदत डाली जाती है। यानी बच्चों को ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, वो अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी काम को करते हैं, सोचते हैं और फिर उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा फिर देखिए इसमें समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ानी होती है। बच्चों में किसी भी समस्या को कैसे वो सुलझाएंगे उसकी टेंडेंसी उनके अंदर कैपेसिटी डेवलप करनी है। जिसमें देखिए खोज पर आधारित अधिगम होता है। यानी इसमें डिस्कवरी लर्निंग कराई जाती है। बच्चों के द्वारा चीज़ों को खोज खोज के ढूंढ के अपने से पढ़ने का हैबिट डलाया जाता है। अब देखिए इस इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के कुछ स्टेप्स, जैसे पहला जो बेसिक ट्रेनिंग मॉडल था उसके भी कुछ स्टेप्स थे, तो उसी प्रकार से इसके भी हैं। पहले देखिए क्या है कि समस्या की प्रस्तुति की जाती है। यानी टीचर्स के द्वारा बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम उनको दिया जाता है। जैसे देखिए शिक्षक एक समस्या की स्थिति प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए देखिए एक बोतल में पानी है लेकिन ढक्कन नहीं खुलता है, क्यों? इस तरह की समस्या बच्चों के सामने टीचर ने दे दिया कि एक बोतल में पानी है और उसका ढक्कन नहीं खुल रहा है। फिर देखिए इसमें डेटा संग्रह और प्रश्न पूछना। यानी छात्र समस्या को समझते हैं और शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। यानी इसको पहले वो देखेंगे, समझेंगे और फिर टीचर से क्वेश्चन करेंगे। छात्र पूछते हैं कि क्या बोतल में वैक्यूम है, क्या हवा अंदर है। टीचर से बच्चों द्वारा पूछा जाएगा कि क्या बोतल खाली है या इसके अंदर हवा है। फिर देखिए इससे क्या होगा कि बच्चे परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। वो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी समस्या का संभावित उत्तर, यानी वो उत्तर संभावित होता है, हो भी सकता है कि पूरी तरह से उस पर अप्लाई हो या फिर आंशिक रूप से अप्लाई हो। तो उसका बच्चे देखिए संभावित उत्तर क्या ढूंढेंगे कि शायद अंदर की हवा के दबाव के कारण ढक्कन नहीं खुल रहा है। यानी बच्चे को क्या लगेगा कि जो अंदर हवा भरी हुई है उसके प्रेशर की वजह से ढक्कन नहीं खुल रहा है। तो इसमें देखिए फिर क्या होगा कि परिकल्पना की जांच की जाए। यानी बच्चों ने जो संभावित उत्तर खोजा था उसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे कि बच्चे प्रयोग या अवलोकन से अपने उस हाइपोथेसिस को जांचेंगे। बच्चे क्या करेंगे कि बोतल को गर्म करने पर ढक्कन खुल जाएगा, तो वो देखेंगे कि उनकी परिकल्पना सही निकली। यानी
बच्चों को देखा गया कि बोतल को थोड़ा सा गर्म कर दिया गया, उसके ढक्कन को, और फिर वो ढक्कन खुल गया। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला। 5वां स्टेप्स क्या होगा, निष्कर्ष और पुनर्प्राप्ति करेंगे। इसमें छात्र समाधान प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक फीडबैक देता है, यानी टीचर्स के सामने बच्चे अपना जो रिजल्ट ले आए हैं, समाधान ढूंढे हैं, वो टीचर के सामने प्रस्तुत करेंगे और टीचर फिर उनको फीडबैक देगा। देखिए छात्र कहेंगे टीचर से कि जब वायु दाब अधिक होता है तो ढक्कन खोलने में कठिनाई होती है। उनके द्वारा प्रूफ कर दिया गया कि जो एयर प्रेशर था, वायु दाब बहुत ज़्यादा था, इसलिए ढक्कन नहीं खुल रहा था, तो हमने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया, जिसके बाद फिर ढक्कन खुल गया। तो इस तरीके से देखिए 5 स्टेप्स में ये जो है ट्रेनिंग मॉडल ये अपनाया जाता है। यानी पूरी तरह से देखिए इसमें सारा कुछ कौन करता है, बच्चे करते हैं, और लास्ट में सबसे टीचर का रोल आता है उनके किए गए चीज़ों को जांचने के लिए। अब देखिए इसका उदाहरण है एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इन क्लासरूम। एक कक्षा में किस प्रकार से इसको देखें। तो छात्रों के लिए देखिए एक विषय दिया गया कि पौधे के लिए प्रकाश की आवश्यकता। ये टॉपिक बच्चों को दे दिया गया टीचर्स के द्वारा। तो इसमें समस्या क्या है कि एक पौधा अंधेरे कमरे में मुरझा गया जबकि दूसरा खुले में स्वस्थ है। यानी पौधे के लिए प्रकाश की किस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है, इसको बच्चों को सिद्ध करना है। तो उसके लिए समस्या क्या दी गई कि एक पौधे को अगर अंधेरे कमरे में रखा जाए तो वो मुरझा जाता है, जबकि उसके खुले स्थान में रखने पर वो मुरझाता नहीं है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि क्या पौधे को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो छात्रों की परिकल्पना क्या होगी, छात्र क्या हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि पौधा प्रकाश के बिना भोजन नहीं बना सकता। तो इसके लिए प्रयोग करेंगे वो लोग। उनको इस चीज़ को देखने से क्या निष्कर्ष निकला कि अंधेरे में रखा जा रहा है, इसका मतलब सूख जा रहा है, उजाले में रख रहे हैं तो सही रह रहा है, इसका मतलब उसको प्रकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हाइपोथेसिस उन्होंने क्रिएट किया। अब उसको प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए वो क्या करेंगे कि 2 पौधों को अलग अलग स्थानों पर रखेंगे और परिणाम क्या निकलेगा कि जो पौधा प्रकाश में था वह हरा भरा और स्वस्थ है, और जबकि जो पौधा अंधेरे में था वो पौधा हरा भरा नहीं। तो इसके निष्कर्ष क्या निकल के आया कि प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, और ये चीज़ें स्टूडेंट के द्वारा प्रूफ कर दी जाएंगी और फिर ये टीचर के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए इस प्रकार का जो ये मॉडल है इसके क्या लाभ है, इंक्वायरी मॉडल का क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है। तो देखिए इससे छात्रों की सोचने और सवाल पूछने की आदत बेहतर होती है। इसके द्वारा सक्रिय अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका उपयोग देखिए विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसमें रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है एक रचनात्मक, खोजपरक और छात्र केंद्रित शिक्षण मॉडल है, जो छात्रों को न केवल उत्तर देने के लिए बल्कि प्रश्न पूछने की कला भी सिखाता है। यह 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, विश्लेषण और नवाचार को विकसित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली, यानी 21वीं सदी में जो भी शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है वही उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये मॉडल बहुत बेहतर है। यानी आजकल सरकारें क्या कहती हैं अपने देश की, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जारी हुई है उसमें कहा जा रहा है कि जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाएगा पूरी तरह से वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, यानी टीचर सेंटर्ड टीचिंग अब नहीं होगी, बच्चों के अनुसार सब कुछ करना होगा। तो उसकी दिशा में ये जो मॉडल है बहुत ही बेहतर रूप से कारगर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो मॉडल है वो मास्टरी लर्निंग मॉडल है। मास्टरी लर्निंग मॉडल भी देखिए एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसको प्रख्यात विद्वान बेंजामिन ब्लूम के द्वारा विकसित किया गया। आप लोगों ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी भी पढ़ी होगी, तो उसी टेक्सोनॉमी को जिसने दिया था उन्होंने ही इस मॉडल को भी डेवलप किया है, विकसित किया है। इस मॉडल का देखिए मूल उद्देश्य क्या है कि यह हर छात्र किसी विषय वस्तु को समझने और पूरी तरह सीखने में सक्षम हो सकता है। यानी इस मॉडल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट क्लास में है वो सही तरीके से किसी भी चीज़ को समझने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे मध्यम स्तर के हों या चाहे सामान्य हों। देखिए यदि उसे पर्याप्त समय और सही मार्गदर्शन दिया जाए, यानी कोई क्लास में स्टूडेंट कमज़ोर है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो भी मास्टरी हो सकता है, यानी वो भी बेहतर तरीके से कर सकता है, उसमें प्रवीण हो सकता है
जब उसको अतिरिक्त समय दिया जाए और सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए। होता देखिए क्या है कि जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं दी जाती, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो बच्चा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उसको लगने लगता है कि मुझे तो चीज़ें आती ही नहीं है, इसकी वजह से वो और नहीं पढ़ता है। तो ये मॉडल ऐसे बच्चों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। देखिए, यह मॉडल मानता है कि सभी छात्र सीख सकते हैं, लेकिन उनके सीखने की गति अलग अलग होती है। यानी यह मॉडल क्या कह रहा है कि सभी छात्र सीख सकते हैं, बस अंतर ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो है बहुत तेजी से चीज़ें सीखेंगे और कुछ स्टूडेंट थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। अब देखिए, इसमें मुख्य विचारधारा क्या है, मेन आइडिया क्या था बेंजामिन ब्लूम का। उनका कहना है कि सीखने का स्तर समय पर निर्भर करता है, न कि छात्र की क्षमता पर। इन्होंने कहा कि कोई बच्चा जो चीज़ें सीखता है वो अपनी क्षमता के आधार पर नहीं सीखता, बल्कि समय के आधार पर सीखता है। यदि किसी बच्चे को ज़्यादा समय दिया जा रहा है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो और अच्छे तरीके से सीखेगा, बेहतर तरीके से सीखेगा। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जब तक छात्र मास्टरी लेवल यानी 90% या अधिक नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक उन्हें पुनः अभ्यास और सुधार के लिए अवसर दिया जाता है। यानी इस प्रकार के मॉडल में देखा जाता है कि जब भी बच्चे अपने दिए गए टास्क का, दिए गए लर्निंग का 90% अचीव नहीं कर लेते, तब तक उनको चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है, किसी चीज़ को गहराई से सीखना, केवल सतही ज्ञान नहीं, यानी ऊपर ऊपर से उनको चीज़ें को नहीं सिखाना है, बल्कि उनको बेहतर तरीके से गहन अध्ययन कराना है, गहन गहराई से सिखाना है कोई चीज़, कि जिसको सीखने के बाद वो चीज़ को भूले ना और उसका भविष्य में बेहतर तरीके से उपयोग करें। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल के चरण, यानी फेजेज ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल। तो देखिए इसके क्या क्या चरण है। पहला चरण देखिए इसका क्या है कि शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करना, यानी टीचर किस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाने जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि टीचर यह तय कर लेता है कि छात्रों को क्या सिखाना है। उदाहरण में क्या है कि छात्रों को आज 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कराना सिखाना है, तो ये उसका उद्देश्य है। अब उसके बाद फिर देखिए वो प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा। प्रारंभिक मूल्यांकन का मतलब कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाएगा। तो इसके लिए देखिए वो क्या करेगा कि छात्रों से पहले ये प्रश्न पूछेगा कि कितना जानते हैं, तो उसके लिए वो एक छोटा सा टेस्ट लेता है उनका। फिर उसके बाद फिर देखिए टेस्ट लेने के बाद तब वो क्या करना शुरू करता है, शिक्षण यानी इंस्ट्रक्शन शुरू करता है। उसके द्वारा विषय को पढ़ाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, उससे संबंधित हो सके तो वीडियो दिखाई जाती है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी गतिविधियां कराई जाती हैं और उसको शिक्षक के द्वारा गुणा करना बच्चों को सिखाया जाता है। अब फिर इसका देखिए अगला स्टेप है फॉर्मेटिव असेसमेंट करना, यानी इसका क्लास में बच्चों का मूल्यांकन करना है। किस प्रकार का मूल्यांकन करना है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो यह देखिए क्या करेगा कि जांचेगा कि छात्र कितना समझे हैं। तो उसके लिए वो एक टेस्ट लेगा और टेस्ट में देखेगा कि 80% जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने 90% से कम नंबर लाए हैं, यानी केवल 20% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है नंबर अच्छा था। बाकी जो स्टूडेंट थे 80% स्टूडेंट ने 90% से कम अंक पाए हैं। अब वो क्या करेगा, सुधारात्मक टीचिंग यानी सुधारात्मक शिक्षण करेगा। अब इन बच्चों को जो नंबर में कमी है उसको सुधार करेगा। तो इस स्टेप में क्या करेगा वो कि कमजोर छात्रों को फिर से सिखाएगा और उनको और भी सरल तरीके से सिखाएगा। कुछ छात्रों को अलग से अभ्यास कराया जाएगा। उसके बाद फिर वह फिर से मूल्यांकन करेगा, रीटेस्ट करेगा और छात्र फिर से टेस्ट देंगे। अब देखेगा वो कि 95% छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मॉडल का उपयोग करके टीचर ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 3 अंकों का गुणा करना सिखा दिया। ठीक है, ये था मास्टरी ट्रेनिंग मॉडल का चरण। आप जिसे देखिए इसको उदाहरण के तौर पे भी देख लेते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ मास्टरी लर्निंग क्लासेस। जैसे मान लीजिए टीचर को गणित पढ़ाना है, गणित में उसको विभाजन पढ़ाना है। तो शिक्षक ने देखिए बच्चों को विभाजन पढ़ाया, उसने टेस्ट लिया, टेस्ट में केवल 60% छात्र पास हुए। अब असफल छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उसने अभ्यास कराया। फिर 1 सप्ताह के बाद टेस्ट लिया गया। अब लगभग सभी छात्रों ने उच्च अंक प्राप्त कर लिए। तो देखिए इससे क्या
पता चला कि यह जो मॉडल है, इस प्रकार के मॉडल का उपयोग करके सभी छात्रों ने मास्टरी लेवल प्राप्त कर लिया, यानी सभी स्टूडेंट ने एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया। अब उनको अच्छे से वो चीज आने लगी। अब देखिए इसका लाभ, एडवांटेज ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल। तो इसका लाभ क्या, देखिए इससे प्रत्येक छात्र को सीखने का समय और अवसर मिलता है। कमजोर छात्रों को विशेष सहायता मिलती है। इससे शिक्षा में समानता आती है। किसी भी स्टूडेंट को नहीं लगता है कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट को भी टीचर फिर से उसको समझा के बता के उसको सही कर देता है। फिर इससे देखिए आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है, यानी जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं पढ़ने में, उनके अंदर आत्मविश्वास आता है और उनको जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन उनका बढ़ता है। इससे उनका सीखने का स्तर जो है गहरा होता है और स्थायी होता है। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी सीमाएं हैं। सीमाएं देखिए क्या है कि इस प्रकार का मॉडल उपयोग करने में समय अधिक लगता है। क्यों अधिक लगता है? क्योंकि देखिए इसमें जब स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो उनको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, फिर से जांचना पड़ेगा, तो इसमें समय लगता है। दूसरा देखिए क्या है कि इससे शिक्षक को अतिरिक्त योजना बनानी पड़ती है और धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी टीचर को भी धैर्य रखना होगा। बहुत से टीचर ऐसे क्या होते हैं कि एक बार पढ़ा देंगे, अगर बच्चों को नहीं आता है तो गुस्सा होते हैं, दोबारा बताना नहीं चाहते हैं। तो इसमें धैर्य बनाना होगा और अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार का शिक्षण देखिए बड़े वर्गों में प्रबंधित करना बहुत कठिन हो जाता है, यानी बड़े क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस प्रकार का मॉडल अगर उपयोग किया जा रहा है तो ज्यादा कठिनाई होती है। क्यों ज्यादा कठिनाई होती है? कि बड़े बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यानी उनको अगर कोई चीज बहुत लंबे समय तक बढ़ाई जाए, बताई जाए, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो देखिए इस प्रकार क्या पता चल रहा है कि मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है एक ऐसा शिक्षण दृष्टिकोण है जो मानता है कि हर छात्र सीख सकता है, बशर्ते उसे सही समय, संसाधन और समर्थन दिया जाए। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है इस मॉडल की तरह कि इस मॉडल के द्वारा किसी भी स्टूडेंट को सिखाया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, संसाधन थोड़े ज्यादा लगेंगे और उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनका। तो देखिए यह मॉडल जो है शिक्षा को छात्र केंद्रित, समावेशी और परिमाणोन्मुखी बनाता है। यानी ये एक प्रकार से पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये समावेशी होता है, इंक्लूसिव होता है और परिमाण उन्मुखी होता है, यानी इसमें बेहतर परिणाम आता है। अब देखिए अगला जो मॉडल है, चौथा मॉडल है, वो संप्रत्यय उपलब्धि मॉडल है। यानी इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी इसमें बच्चों से किसी भी प्रकार की अवधारणा को स्पष्ट कराना है, उनको उनके दिमाग में उस चीज को स्पष्ट करना होता है और उन्हीं से अवधारणा का निर्माण कराना होता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं और बच्चों से उत्तर लिए जाते हैं। तो देखिए यह जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसको शॉर्टकट में CAM भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का टीचिंग मॉडल है जिसको जेरोम ओ ब्रूनर और गुडनाउ ने विकसित किया था, यानी 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह मॉडल विकसित किया गया है। इस मॉडल का उद्देश्य छात्रों को उदाहरणों के आधार पर किसी अवधारणा को पहचानने, समझने और स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना। यानी इसमें टीचर के द्वारा बच्चों को उदाहरण ना दिया जाए, बल्कि उनके सामने किसी भी प्रकार की एक अवधारणा को प्रस्तुत किया जाए और बच्चों से ही उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की जाए। यह मॉडल विश्लेषण, तुलना और वर्गीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में तार्किक सोच और मौलिक समझ को बढ़ाता है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव। इससे छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित होता है, अवधारणाओं को खोजने और पहचानने की क्षमता उनमें पैदा होती है। इससे वह स्वतः अधिगम करने के लिए बेहतर तरीके से प्रेरित होते हैं। उनके अंदर तर्क और तुलना द्वारा सीखने की आदत का निर्माण होता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रकार के मॉडल के अंतर्गत संप्रत्यय को उदाहरणों के आधार पर सीखने पर बल दिया जाता है। इस प्रतिमान का उपयोग कारण बनाने, क्यों का उत्तर देने, तथ्यों का ज्ञान एवं सामान्यीकरण में नहीं किया जाता है। इस प्रतिमान का उपयोग देखिए भाषा सीखने में भी होता है। यह सभी विषयों के प्रत्यय निर्माण में सहायता करता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उसमें बच्चों से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कराना है, कॉन्सेप्ट निकलवाना है, तो ये उपयोग किया जा सकता है। यह गणित तथा आधारभूत सिद्धांतों को आसानी से समझने का प्रयास करता है। अब देखिए इस मॉडल के भी कुछ चरण हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मास्टरी लर्निंग मॉडल के जो स्टेप्स थे, फेजेस थे, चरण थे, उसी प्रकार इसके भी हैं।
इसका देखिए पहला चरण क्या है कि प्रस्तुति चरण है, यानी प्रेजेंटेशन फेज। इसमें क्या करता है कि शिक्षक बच्चों के सामने हाँ और ना वाले जो है कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब इन उदाहरणों में से एक छुपी हुई अवधारणा होती है जिसको छात्र को पहचानना होता है। जैसे देखिए टीचर के द्वारा हाँ उदाहरण दिया गया, उसमें कहा गया कि चौकोर आयत, नहीं उदाहरण दिया गया त्रिभुज और वृत्त। यानी बच्चों को हाँ कहना है जब अवधारणा सही लगेगी और ना कहना है जब अवधारणा सही नहीं लगी। और उसका अवधारणा क्या निकलवाना है, चार भुजाएं। तो जब शिक्षक ने हाँ उदाहरण प्रस्तुत किए यानी चौकोर और आयत, तो बच्चे तुरंत दिमाग लगाएंगे और कहेंगे हाँ आयत का भी चार भुजा होता है और चौकोर चीज का भी चार भुजा होता है। नहीं उदाहरण देखिए त्रिभुज है और वृत्त है। वृत्त देखिए गोलाकार होता है, इसमें चार भुजाएं नहीं होती हैं, और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो बच्चे दिमाग में तुरंत ही सोच लेंगे कि हाँ ये वाला जो है सही होगा क्योंकि इसमें चार भुजाएं होती हैं। अब फिर देखिए दूसरा स्टेप है, इसका फेज है तुलना और परिकल्पना चरण, यानी कंपैरिजन एंड हाइपोथेसिस फेज। इसमें देखिए छात्र हाँ और नहीं उदाहरणों की तुलना करेंगे, यानी इन दोनों उदाहरणों की छात्र तुलना करेंगे और फिर ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि हाँ उदाहरणों में क्या समान गुण है। यानी वो देखेंगे कि हाँ वाला जो उदाहरण है इनमें क्या समानता है, चौकोर चीज है और आयत चीज है, तो चौकोर चीज रहेगी उसमें भी चार भुजा और आयत रहेगा उसमें भी चार भुजा। तब फिर देखिए छात्र क्या अनुमान लगाएंगे कि छात्र अनुमान लगाते हैं कि शायद सभी हाँ उदाहरणों में चार भुजाएं हैं। यानी वो अब अनुमान लगा लेंगे कि जो हाँ उदाहरण दिया गया है इसमें दो चीजों की बात की गई है, चौकोर चीज की और आयत चीज की। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चार भुजा वाले हैं। अब इसमें क्या होगा कि परिकल्पना का परीक्षण चरण आएगा, यानी टेस्टिंग फेज होगा। अब शिक्षक नए उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी अब टीचर जांचना चाहता है कि बच्चों को अवधारणा क्लियर हुई कि नहीं, तो अब एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उदाहरण क्या छात्र यह जांचते हैं कि उनका अनुमान सही है या नहीं। अब इस उदाहरण में छात्र जांचेंगे कि उनका अनुमान सही है कि नहीं। तो देखिए टीचर्स के द्वारा नया उदाहरण क्या दिया जाएगा कि समांतर चतुर्भुज, उदाहरण हाँ, त्रिभुज नहीं। तो जिससे छात्र अपनी परिकल्पना की पुष्टि या अस्वीकृति करते हैं। तो इसमें पुष्टि करने के लिए क्या बताएंगे, समांतर चतुर्भुज, यानी वो इसका मतलब है कि उस कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती, त्रिभुज में नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा कि उनकी जो परिकल्पना है, उनकी जो सोच है वो सही हो जाएगी। अब देखिए चौथा फेज इसका क्या आएगा, अवधारणा की पुष्टि और स्पष्टता, यानी कॉन्सेप्ट कंफर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन फेज। अब इसमें देखिए शिक्षक छिपी हुई अवधारणा को स्पष्ट करता है, छात्रों के उत्तरों को सही या गलत बताया जाता है। यानी छात्र अगर सही उत्तर दिए रहेंगे तो कहा जाएगा सही है और गलत दिए रहेंगे तो गलत। इससे अवधारणा को परिभाषित किया जाता है। उदाहरण क्या है कि अवधारणा क्या थी कि चार भुजाओं वाली आकृतियां, यानी टीचर के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट बच्चों से निकलवाना था कि चार भुजाओं वाली जो आकृतियां होती हैं उनमें किस प्रकार से हम उनको पहचानेंगे। अब देखिए इसका पांचवा फेज आएगा मूल्यांकन चरण, यानी इवेल्युएशन फेज। इससे छात्र से नए उदाहरण और गैर उदाहरण बताने को कहा जाता है, यानी सबसे लास्ट में अब टीचर बच्चों का मूल्यांकन करेगा। इसमें देखा जाता है कि उन्होंने अवधारणा को ठीक से समझा है या नहीं। तो देखिए टीचर्स के द्वारा फिर दिया जाएगा उदाहरण, पूछा जाएगा उनसे कि पंचभुज नहीं, वर्ग हाँ। तो जब टीचर कहेगा कि पंचभुज नहीं, इसका मतलब है कि पंचभुज कहने से पता चल रहा है उसमें पांच भुजाएं हैं, और वर्ग कहा जा रहा है तो वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। बच्चे इस चीज को पहले से समझ चुके हैं तो वो तुरंत जवाब देंगे कि वर्ग। ठीक है, आप देखिए इसका क्लास में उदाहरण एक देख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी टीचर को संज्ञा पढ़ाना है और संज्ञा का कॉन्सेप्ट बच्चों से क्लियर करना है, तो उसने देखिए दो प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए, एक हाँ उदाहरण, एक नहीं उदाहरण। तो हाँ उदाहरण में देखिए उसने क्या क्या कहा कि लड़का, फूल और घर, यानी ये तीनों क्या है, किसी चीज के नाम है। और यहाँ पर उसने क्या प्रस्तुत किया, जल्दी, सुंदर, तेज, ये तीनों क्या है, विशेषण है, यानी विशेषताएं हैं। तो अब छात्रों से निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखिए सभी उदाहरण क्या करते हैं कि किसी न किसी प्रकार का नाम को दर्शाते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से समझ जाएंगे कि ये जो चीज है वो नाम को बता रही है, और जो भी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताती है उसको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यानी बच्चे हाँ उदाहरण के आधार पर संज्ञा की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को
समझ जाएंगे और क्लियर करके उसको बता देंगे। और यहाँ पर क्या है, ये सभी चीजें क्या है, विशेषण है, यानी विशेषता बतला रही है, तो बच्चों से अवधारणा निकल जाएगी। अब देखिए इस मॉडल का लाभ क्या है, यानी एडवांटेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनिंग मॉडल। इससे देखिए क्या होता है, छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है। इससे उनके अंदर सक्रिय अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इससे उनमें रटने की बजाय समझकर सीखने की आदत विकसित होती है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जैसे देखिए भाषा में, विज्ञान में, गणित में, सामाजिक विज्ञान इत्यादि में। इससे स्वतंत्र और खोज आधारित अधिगम विकसित करना बहुत आसान होता है। इसकी फिर भी देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं कि इसमें भी देखिए अधिक समय लगता है, यानी बच्चे इस चीज को सोचने विचारने में टाइम लेते हैं। यह देखिए प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कठिन हो सकता है, यानी छोटे बच्चों के लिए कठिन होगा, क्योंकि छोटे बच्चों की सोच अभी उतनी डेवलप नहीं हुई रहती है, तो वो इस तरीके के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इस कमजोर छात्रों को भी समझने में कठिनाई हो सकती है अगर उन्हें दिशा न दिए, यानी यह छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी थोड़ा दिक्कत कर सकता है, और जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनको भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में, अवधारणा को निकालने में कठिनाई हो सकती है अगर उनको सही तरीके से हिंट न दिया जाए, सही दिशा नहीं दी जाए, सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाए। तो देखिए इस प्रकार से क्या पता चल रहा है, यह जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है छात्रों को स्वयं विचार करने, तुलना करने और निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा देता है। यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रुचिकर बनाता है, समझपरक बनाता है और छात्र केंद्रित बनाता है, यानी इससे बच्चों को रुचि आएगी, वो इंटरेस्ट लेंगे, इसमें बच्चों को समझने में बहुत आसानी होगी, समझ के किसी चीज का उत्तर देंगे, और पूरी तरह से ये चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल है। यह मॉडल देखिए विशेष रूप से उन विषयों में कारगर है जहां पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और परिभाषाओं की आवश्यकता होती है, यानी जहां पर किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो और परिभाषा बताना हो, तो इस प्रकार के मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 4 प्रकार के जो टीचिंग मॉडल हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक और उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।